Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the remaining part of case study as a method of qualitative research, that is a good case study research design, its data collection and analysis, and what are the benefits and limitations of using case study as a method of qualitative research. Earlier to this, we have already discussed the concept, definitions, characteristics, types, and rationale of using case study as a method of qualitative research. So let's start. केस स्टडी डिजाइन, अगर हम बात करें कि हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और हमारा जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं हम वो केस स्टडी है, तो कैसी डिजाइन बनाई जाए. The key elements of case study design determine the rigor and impact of case study research. जैसा कि हम केस स्टडी डिजाइन के जो एलिमेंट्स होते हैं वही सुनिश्चित करते हैं कि केस स्टडी रिसर्च का आपका इम्पैक्ट कैसा आएगा. A well structured design guides the researcher through the process, ensuring that the study is methodologically sound and its findings are reliable and valid. अगर आप एक अच्छी डिजाइन बनाते हैं तो वही डिजाइन, एक अच्छी डिजाइन रिसर्चर यानी अनुसंधानकर्ता को ये गाइड करती है कि वो पूरी प्रक्रिया में कैसे साउंड मेथोडोलॉजी से काम कर सकेगा और जो उसकी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी वो विश्वसनीय और वैध होंगी. The main elements of case study design include the research question. सबसे important, क्यों आप case study यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपका research question क्या है, आपने क्या propositions उसमें रखे हैं, कौन सी यूनिट है जिसकी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, एंड द लॉजिक लिंकिंग द डेटा टू द propositions. और जो एक लॉजिक भी होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो प्रोपोजिशन से मिले मिले मतलब ये ना हो कि वो अलग थलग पड़ा है. रिसर्च क्वेश्चन कैसा हो? द रिसर्च क्वेश्चन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च स्टडी. किसी भी आपके टॉपिक की, किसी भी रिसर्च की, किसी भी पीएचडी का जो फाउंडेशन होता है वो उसका रिसर्च क्वेश्चन होता है. अ गुड रिसर्च क्वेश्चन गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी एंड इन्फॉर्म्स द सिलेक्शन ऑफ द केस, द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड द एनालिसिस टेक्निक्स. एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन हमारी जो अध्ययन है उसको दिशा देता है, हमको ये सुनिश्चित करता है कि कौन सा केस हम चुनेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए और एनालिसिस के लिए, मतलब आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए. अ वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन इन केस स्टडी रिसर्च इज टिपिकली क्लियर, focused and complex enough to merit further detailed examination of the relevant case or cases. अगर आप एक अच्छा बढ़िया रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं केस स्टडी में तो वो कैसा होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और इतना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ताकि फर्दर आप उसमें एग्जामिनेशन कर सकें. Propositions. Propositions, though not necessary in every case study, provide a direction by stating what we might expect to find in the data collected. यानी कि जरूरी नहीं है कि आप हर केस स्टडी में प्रोपोजिशंस बनाएं, लेकिन अगर ये रहता है तो आपको एक दिशा देता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकें कि डेटा कलेक्शन में क्या निकल कर आएगा. They guide how data is collected and analyzed by helping researchers focus on specific aspects of the case. मतलब आप पहले ही कुछ propositions उसके बना लेते हैं कि ये निकल के आ सकता है, ये निकल के आ सकता है, तो जब निकल कर आता है डेटा तो एक आपको लिंकिंग दिखती है कि हाँ हमने ये सोचा था और ऐसी ही बातें निकल कर आ रही हैं. They are particular या नहीं निकल कर आ रही हैं. They are particularly important in explanatory case studies which seek to understand the relationships among concepts within the study phenomena. और विशेषकर जो हमने जब केस स्टडी के टाइप्स पढ़े थे, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव, उसमें एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी जो होती है जहां आपको व्याख्या करनी है, जो भी आपने वेरिएबल्स ले रखे हैं, कंसेप्ट्स ले रखे हैं, उनके रिलेशनशिप्स के बीच में, वहां पे प्रोपोजिशन स्पेशली आपके लिए हेल्पफुल होता है. यूनिट्स ऑफ एनालिसिस. कौन सी यूनिट है जिस पर आप एनालिसिस करने जा रहे हैं? द यूनिट ऑफ एनालिसिस रिफर्स टू द केस. ये वो केस है और द मेन एंटिटी और एंटिटीज दैट आर बीइंग एनालाइज्ड इन द स्टडी. जो आप अध्ययन करने जा रहे हैं उस विश्लेषण की इकाई क्या है. इन केस स्टडी रिसर्च द यूनिट ऑफ एनालिसिस केस स्टडी अनुसंधान में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई निर्णय हो सकता है या इवन कोई समय काल भी हो सकता है. Make sure to clearly define the unit of analysis as it shapes the qualitative data analysis process by allowing the researcher to analyze a particular case and synthesize analysis across multiple case studies to draw conclusions. हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है और वही हमारी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को आकार देगा और रिसर्चर को ये अनुमति देगा कि वो उस पर्टिकुलर केस की स्टडी करे, डेटा कलेक्ट करे, एनालिसिस करे और मल्टीपल केस स्टडीज भी अगर हैं तो उनसे निष्कर्ष निकाले. फिर आर्ग्यूमेंटेशन.
This refers to the inferential model that allows researchers to draw conclusions from the data. मतलब हमने बातचीत कर ली, हमने डेटा एनालिसिस कर ली, हमने डेटा हमारा निकल आया, तो हम एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकें कि ये निष्कर्ष निकला है इस आंकड़ों की मदद से. The researcher needs to ensure that there is a clear link between the data, the propositions, if any, and the conclusions drawn. हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि एक हमको स्पष्ट जुड़ाव दिखाई दे, किसमें, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो प्रोपोजिशंस अगर हमने बनाए थे तो, और जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है. This argumentation is what enables the researcher to make valid and credible inferences about the phenomena under study. यही argumentation है जो रिसर्चर को इस योग्य बनाता है कि वो वैध और सत्यापित इन्फरेंस निकाल सके उस घटना के बारे में जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है. So understanding and carefully considering these elements in the design phase of a case study can significantly enhance the quality of the research. It can help ensure that the study is methodologically sound and its findings contribute meaningful insights about the case. तो अगर हम एक रिसर्च डिजाइन, एक केस स्टडी डिजाइन में ये सब लेकर चलें कि हम रिसर्च क्वेश्चन बढ़िया बनाएं, फिर प्रोपोजिशंस अगर बनाना है तो बनाएं, यूनिट ऑफ एनालिसिस को इंश्योर करें, आर्ग्यूमेंटेशन निकालें, तो एक बढ़िया काम हो सकता है केस स्टडी में. हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हमने पहले ही आपसे बात की थी कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया जाता है केस स्टडी में. जितना आप डॉक्यूमेंट्स भी खंगालते हैं, आप आर्काइवल रिकॉर्ड्स भी देखते हैं, आप इंटरव्यू भी लेते हैं, आप ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, फिजिकल आर्टिफैक्ट भी लेते हैं, एवरीथिंग. दिस अलाउज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस. ये आपको एक अनुमति देता है, एक आपको व्यू पॉइंट निकल के आता है कि जो केस आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका एक व्यापक चित्रण आपके सामने आता है. The process for gathering data should be systematic and carefully documented to ensure the reliability and validity of the study. ये जो गैदरिंग डेटा का प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, केयरफुली आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा ताकि आपका जो अध्ययन है उसकी वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके. The type, depth and quality of data in the study can significantly influence the validity and utility of the study. है ना? फिर determining the quality of data in case study research requires careful planning and execution. हम जो डेटा निकालने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कितनी नियोजन के साथ, कितना बढ़िया तरीके से हमने डेटा कलेक्शन किया है. Sorry. Ensure that the data is reliable, accurate and relevant to the research question. है ना? कि जो डेटा निकल के आए वो रिसर्च क्वेश्चन के रेलेवेंट हो, जो हम पूछना चाह रहे थे, जो हमको निकालना चाह रहे थे वही निकल के आए, वो विश्वसनीय हो, वो सही हो. दिस इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. ये डिपेंड करेगा किस पे, कि हमने डेटा कलेक्शन के कौन से मेथड अपनाए हैं. प्रॉपरली ट्रेनिंग इंटरव्यूज और ऑब्जर्वर्स, जो इंटरव्यू लेने गए हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो ट्रेंड हैं कि नहीं, उनको उसके बारे में पता है कि नहीं, जो डेटा है उसकी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, उसको स्टोर किया है कि नहीं. It also includes considering ethical issues. आपको ethical issues in research में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और qualitative study में ethical issues का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप one to one बात कर रहे हैं, आप किसी के मन की बात निकाल रहे हैं, आप किसी का कोई राज निकाल रहे हैं, किसी का कोई अनुभव बता रहे हैं, तो वो मतलब सबके सामने वो शेयर करना चाहता है कि नहीं. तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो बात आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि उसको पता होना चाहिए कि उससे ये बातचीत क्यों की जा रही है और उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा. और पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करना आपका अटमोस्ट पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए. फिर डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब आप एनालिसिस कैसे करेंगे? पहले आप डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा निकल कर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. मैनेजेबल सेक्शन उसके बनाइए, है ना. आप इंटरव्यूज ट्रांसक्राइब कीजिए, फिजिकल आर्टिफैक्ट को डिजिटाइज कीजिए और ऑब्जर्वेशनल डेटा को ऑर्गेनाइज कीजिए. फिर आप कैटेगराइज कीजिए, आपको डेटा को आपको बांटना पड़ेगा अलग अलग हेड्स में, फिर आपको उनकी कोडिंग करनी पड़ेगी. कोडिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है, एक्सियल कोडिंग होती है, ओपन कोडिंग होती है, सेलेक्टिव कोडिंग होती है, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा. फिर आप उसके पैटर्न्स आपको इमर्ज होंगे कि अच्छा ये एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, ये थीम निकल कर आ रही है. तो यही पैटर्न और थीम आपके रिसर्च क्वेश्चन के आंसर देने में आपकी मदद करेंगे. फिर आप क्या करेंगे? डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, और लास्ट में आप वेरिफिकेशन करेंगे डेटा का. कैसे करेंगे? ये कि आपने निकाल दिया, फिर आप जाएंगे अपने पार्टिसिपेंट से बात करने, और आप उनसे बातचीत करके ये देखेंगे कि आपने जो निकाला है वो वही बात है जो वो कहना चाहते थे, या कुछ अलग निकाला है आपने.
फिर बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं अगर आप केस स्टडी को रिसर्च मेथड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रिच डेटा मिलता है, डिटेल्ड डेटा मिलता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप मल्टीपल सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लग रहा है तो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही क्वालिटेटिव रिसर्च में। रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, जो जहाँ है वो अपने वर्क प्लेस पे है, अपने जहाँ पे भी है, जो भी उसका रियल वर्ल्ड है, नेचुरल सेटिंग है, वहां पर आप उसे बात कर रहे हैं, तो आपको वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है। कोई नेचुरल आर्टिफिशियल सेटिंग में आपको वो बात नहीं मिलेगी। फिर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस यानी कि ट्रायंगुलेशन फुलफिल करता है केस स्टडी। मैंने आपसे ट्रायंगुलेशन भी डिस्कस किया है, क्या होता है ट्रायंगुलेशन। फिर इसकी लिमिटेशन, हर चीज की लिमिटेशन होती है, इसकी भी है, चूंकि आप रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप स्टैटिस्टिकल टूल नहीं लगा रहे हैं, आप उनका सैंपल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए जनरलाइजेबिलिटी आप नहीं कर सकते। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर पर्टिकुलर केस के लिए सही है, इट कैन नॉट बी एंड इट शुड नॉट बी जनरलाइजेबल। फिर टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव, आपको समय ज़्यादा लगता है, आपके पास रिसोर्स ज़्यादा होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस, अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा निकालेंगे तो आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर SPSS और आजकल इतने आ गए हैं में लगाकर खट से आपकी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा की एनालिसिस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारा डेटा और बहुत कैटेगरी का डेटा आपके पास है। फिर सब्जेक्टिविटी, चूंकि आप बातचीत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, आप प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आपकी सब्जेक्टिविटी उसमें आएगी। ये लिमिटेशंस कही जाती है, लेकिन एक्चुअली ये प्लस पॉइंट है क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि आपका इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, कि बैलेंसिंग बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, सो इट मस्ट बी देयर, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन से बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिविटी आएगी। So being aware of these strengths and limitations can help researchers design and conduct case study research effectively and interpret and report the findings appropriately. तो ये सब केस स्टडी के बारे में बातें हैं। आपको उसकी स्ट्रेंथ पता होगी, लिमिटेशन पता होगी, तो आप एक बढ़िया केस स्टडी डिजाइन बना सकेंगे और बढ़िया रिसर्च कर सकेंगे, ताकि बढ़िया फाइंडिंग आपकी निकल कर आए। So in this way, I have completed case study as a research method under qualitative research. Okay. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.